Hey everyone, welcome to the Diamond Coaching. This is me Manisha. Good morning to all of you. हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे सीआरपीसी, ठीक है। झारखंड एपीओ की सीरीज़ है ये। और जैसा कि मैम ने कहा था कि झारखंड एपीओ का एक एक सब्जेक्ट पूरा कराया कराया जाएगा, तो जिसमें आपका आईपीसी जो है वो मैम के साथ चल रहा है। और ये सीआरपीसी मैंने कल स्टार्ट किया था, जिसे आज ख़त्म करना है। और इसके बाद सीआरपीसी का एक लेक्चर होगा किसके रिगार्डिंग, एमसीक्यू के रिगार्डिंग, जिसमें से ये प्रोबेबिलिटी होगी कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन आए ना, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है, और ये सब चीज़ें कोशिश ये है कि 10 दिसंबर तक पूरा कराया जाए, ठीक है। तो हम लोग उस रास्ते पे हैं कि अब हमारा सिलेबस जो है वो पूरा होने वाला है, ठीक है। एविडेंस पहले का करा रखा है, एविडेंस के एमसीक्यू बाकी हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आईपीसी भी देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैम ने पेपर सोल्यूशन कराया है। मतलब क्वेश्चन के साथ ही आपकी पूरी आईपीसी प्रिपेयर कराई है मैम ने, जो बहुत अच्छा है। चलो, अब जो है इस सीआरपीसी के प्रोविज़न में हम लोग जो डिस्कस करने वाले थे, पूरी की पूरी सीआरपीसी कल नहीं हो पाई थी। कल हमने लगभग 4 चैप्टर डिस्कस कर लिया, 5वें चैप्टर से हमें डिस्कस करना है आज, ठीक है। 5वां चैप्टर जो है वो किससे रिलेटेड है? 5th चैप्टर इज रिलेटेड टू अरेस्ट, ठीक है। अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। किस सेक्शन से स्टार्ट होता है ये? तो ये जो है ये आपका 41 से लेकर के 60A तक है। 41 टिल 60A, ठीक है। यहाँ तक इसका सेक्शन रेशियो है, एक एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 41, यहाँ से शुरू करते हैं। अरेस्ट कौन कर सकता है? तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एक नॉर्मल पर्सन भी क्या कर सकता है? किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन गिवन इन द सीआरपीसी, ठीक है। अरेस्ट का जो प्रोविजन है, जो लोग बीएनएसएस को भी पढ़ेंगे उन सब में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बस क्लॉजेस जो अमेंडमेंट के बाद आई थी चीज़ें, उनको अभी ऐड कर दिया गया है क्लॉज में, ठीक है। तो इतने बड़ा मतलब प्रोविजन जो कोर प्रोविजन है वो चेंज नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए 41 सेक्शन नंबर 41 जो है वो बात करता है व्हेन अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट, ठीक है। सेक्शन 41 है अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक है। कब अरेस्ट कर सकता है? तो फर्स्ट ग्राउंड ये है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो क्या कर सकता है, वो विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट में अरेस्ट, ठीक है। या फिर विदाउट ऑर्डर और विदाउट वारंट क्या कर सकता है? किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इसमें जो सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं वो ये है। फर्स्ट थिंग है कि जो कोई भी पर्सन क्या करता है, कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो उसको पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। फिर दूसरी सिचुएशन है जिसके अगेंस्ट क्या है, कोई रिजनेबल कंप्लेंट मेड की गई है, ठीक है। बी, बी इज फॉर कंप्लेंट, ठीक है। कोई कंप्लेंट फाइल हुई है ऑलरेडी, और उसके बाद या फिर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, द क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बिन रिसीव्ड अ रीजनेबल सस्पिशन। क्या है? कंप्लेंट की गई है, रीजनेबल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, या फिर सस्पिशन है, रीजनेबल सस्पिशन है दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। याद रखिएगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए वो विदाउट वारंट या विदाउट ऑर्डर क्या कर सकता है? अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज जो है ये कब करेगा? यहाँ पे कंप्लेंट की गई है कि वो एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशेबिलिटी क्या है? अबव द 7 ईयर है, ठीक है।
वो जो है may be less than 7 year imprisonment for a term which may be less than 7 year or which may extend to 7 year whether with or without fine। ठीक है, और इसमें फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड है, पूरी होनी चाहिए तभी वो करेगा। पहली चीज ये है कि उसको क्या है, रीजनेबल बिलीफ हो जाता है कंप्लेंट के बेसिस पे कि उसने क्या किया है, जो ऑफेंस कहा जा रहा है वो कमिट किया है। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन ये है, जो पुलिस ऑफिसर है उसको ऐसा लगता है कि जो अरेस्ट है वो नेसेसरी है, तब भी आपका अरेस्ट किया जा सकता है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद करेगा, फर्दर ऑफेंस फर्दर ऑफेंस कमिट ना हो इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराया जाए, इसके लिए। दूसरी बात ये है कि उस पर्सन को वो क्या करे, कोई भी एविडेंसेस है उसको इधर उधर ना कर दे, इस वजह से उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि क्राइम के फर्दरेंस के लिए किया जा सकता है। इसमें से देखिए ये होगा कि ऑप्शन में हो सकता है सीधे सीधे अगर क्वेश्चन ना पूछा जाए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको ये कह दिया जाएगा कि किस सिचुएशन में जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस। ठीक है, वो क्या करे, जाके किसी भी एविडेंसेस को चेंज करने के लिए किसी विटनेसेस को प्रोवोक नहीं करेगा, उसको भड़काएगा नहीं, जो भी उस फैक्ट से एक्वेंटेड है। ठीक है, अब देख लीजिए, जब भी पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट करेगा अंडर सेक्शन 41 सब क्लॉज बी, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसको क्या करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, दैट मस्ट बी इन राइटिंग कि ये क्यों अरेस्ट किया गया है। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आ जाइए गुड मॉर्निंग। अभी देखते हैं अगला, इसमें जो नेक्स्ट क्लॉज है वो ये कहता है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि उसने क्या किया है, ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर, 7 साल से ज्यादा है, तब भी उसको क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी पर्सन अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है, एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड या फिर किसी और लॉ में, तब भी इसको हम कहेंगे कि क्या है, मान लीजिए कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है एज पर द सीआरपीसी या फिर बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट, तब दूसरी चीज ये है, जिसके पोजीशन में कोई सस्पेक्टेड या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो रिसीव होती है, तब उसको अरेस्ट कर सकते हैं। जो पर्सन पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कि वो अब उसकी ड्यूटी को करे या ना करे, तब उसको अरेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी पर्सन रीजनेबली वो है, सस्पेक्ट है किस चीज़ का, कि वो डिजर्टर है, कहाँ से, आर्म्ड फोर्सेस से, तो वहां से उस सिचुएशन में भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। हु हैज बीन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट होम एनी रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, किसके रिगार्डिंग कंफर्म वो है, कंप्लेंट की गई है कि वो जो पर्सन है ये रीजनेबल सस्पिशन है कि वो एक ऐसे ऑफेंस से पनिशेबल है जो एक्स्ट्राडिशन, मतलब ऐसे कोई एक्स्ट्राडिशन का ऑफेंस है या कोई और अलग इस तरह का ऑफेंस किया हुआ है, तो उस सिचुएशन में उसको कस्टडी में रखा जा सकता है। रिलीज्ड कन्विक्ट है, जिसने क्या किया, रूल्स ब्रीच किए, जो रूल्स उसको, मतलब कि कुछ रूल बताए जाते हैं जब कोई भी कन्विक्शन किसी का किया जाता है और उसको रिलीज करते हैं, तो उसके साथ हम उसको कुछ रूल्स बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकता है, और वो ऐसा कुछ करता है जैसा कि 356 क्लॉज 5 में है, तो उस सिचुएशन में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, सब क्लॉज 2 जो है उसके अकॉर्डिंग ये है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा इफ ही इज कंसर्निंग
in a non-cognizable offense or against whom a complaint has been made, जिसमें क्या है, ऐसा कंप्लेंट रिसीव किया गया है जहां पे रिजनेबल सस्पिशन है कि शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट अंडर द वारंट और ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। मतलब कि कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें क्या किया गया है, सीधे सीधे मेंशन है कि आप विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में मतलब कि 7 साल तक से, मतलब मान लीजिए 7 साल से कम की सजा है, काफी कम की सजा है, तो वहां पे वारंट की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज, जितने भी केसेस नॉन कॉग्निजेबल है वहां वारंट रिक्वायर्ड है, तो आप क्या कर सकते हो, विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 41A, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर द पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 41A जो है ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिए, नोटिस, नोटिस का मतलब क्या है कि जो पुलिस ऑफिसर होता है, जब उसको मान लीजिए 41 में इंफॉर्मेशन मिला, 41 में जब इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसके बाद क्या करेगा, जो भी रिलेवेंट लोग हैं, मतलब खुद एक्यूज या फिर उससे रिलेटेड कोई भी पर्सन, उससे क्या करेगा, उसको नोटिस देगा कि वो प्रेजेंट हो। ठीक है, अपीयर बिफोर द पुलिस ऑफिसर। लेकिन अगर नोटिस इशू हुआ है तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन, जिसको नोटिस किया गया है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, जो नोटिस के टर्म्स है उसमें कंप्लाई करे। ठीक है, उनको फॉलो करे, उसको उस नोटिस के अकॉर्डिंग अगर कहा गया है कि आप इस डेट को इस प्लेस पे प्रेजेंट होइए तो होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वो पर्सन कंप्लाई करता है, फॉलो करता है नोटिस को, तो उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तब तक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं करेगा जब तक उसको नहीं लगता है, यहाँ पे देखिए पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन है कि पुलिस ऑफिसर को खुद नहीं लगता है कि 41 के ग्राउंड्स जो है वो पूरे हो रहे हैं, अब इसको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर वो कंप्लाई करना भूल जाता है तो he shall not be arrested in respect of the offense referred to in the notice unless for the sorry, अगर वो नोटिस को कंप्लाई करना भूल जाता है या फिर अनविलिंग है खुद को आइडेंटिफाई करने में, तब पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उसको अरेस्ट कर सकता है और इसके बाद से कंपिटेंट कोर्ट्स में ले जा सकता है। ठीक है, 41B देख लीजिए, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज क्या होता है, सेक्शन 41B। ठीक है, प्रोसीजर है किसका, अरेस्ट का, एंड ड्यूटीज, किसकी ड्यूटीज है, पुलिस ऑफिसर की, कि पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करेगा वो क्या कर सकता है, जब वो अरेस्ट कर रहा होगा उस टाइम पे एक्यूरेट अपनी वर्दी में होगा। ठीक है, मतलब कि विजिबल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि वो कौन है, कहाँ से आया है और अरेस्ट करना चाहता है तो क्यों। ठीक है, एक मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा जो, और दूसरी बात यह है जो मेमोरेंडम प्रिपेयर हुआ है उसमें काउंटर साइन होगा किसका, यही क्लॉज पूछा जाता है, द मेमोरेंडम इज प्रिपेयर्ड बाय द, ठीक है, अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस, ठीक है, हु इज द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, पहली चीज जो मेमोरेंडम प्रिपेयर किया है। उसके बाद काउंटर साइंड बाय द अरेस्टेड पर्सन, जो भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उसके द्वारा काउंटर साइन किया जाएगा। ठीक है, विटनेस कौन है, मेंबर ऑफ द फैमिली, इन्फॉर्म करेगा उस पर्सन को, जो भी पर्सन अरेस्ट किया गया है, कि अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली। मान लीजिए कोई भी पर्सन है जिसको अरेस्ट किया, तो दैट ही हैज अ राइट टू हैव रिलेटिव एंड फ्रेंड, मान लीजिए उसको ऐसे ही अरेस्ट कर लिया गया है, कोई मेमोरेंडम नहीं साइन हुआ उसके फैमिली मेंबर के द्वारा, तो क्या करना है, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो उस अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्म करे दैट ही हैज राइट टू कॉल और टॉक और कंसर्न विद देयर ओन फैमिली। ठीक है, वो अपने फैमिली मेंबर्स पे फ्रेंड्स को बुला सकता है यहाँ पे 41C में।
अब देख लो 41C जो है वो क्या है, कंट्रोल रूम होगा हर डिस्ट्रिक्ट में। C फॉर 41C, कंट्रोल रूम्स कहाँ पे होंगे, एट डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पुलिस ऑफिसर का खुद का कंट्रोल रूम होता है, स्टेट जो है वो क्या करेगा, इस कंट्रोल रूम को इस्टेब्लिश करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे, एट डिस्ट्रिक्ट, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एट स्टेट लेवल, दो जगहों पे इसको किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाइए 41D। 41D जो है वो बात करता है कि जो भी पर्सन अरेस्ट किया गया है उसको उसके पास राइट है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है 41D, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू एडवोकेट ड्यूरिंग इस सेक्शन में जो पुलिस ऑफिसर होगा वो खुद, कोई भी पर्सन जब अरेस्ट किया जाता है और उसको इंटरोगेट करता है पुलिस, तब ही शैल बी इंटाइटल टू मीट एन एडवोकेट। ठीक है, आपके पास राइट है कि आप क्या करो, एक एडवोकेट से मिलो और उसके बाद से जो आपके चॉइस का होना चाहिए। लेकिन ड्यूरिंग इंटेरोगेशन की बात हो रही है, मतलब सॉरी यहाँ इन्वेस्टिगेशन लिख दिया मैंने, ये ड्यूरिंग इंटेरोगेशन है, जब इंटरोगेट किया जा रहा है तो उसके एडवोकेट का होना वहाँ इंटाइटल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 42। कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो क्या करता है, रिफ्यूज टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। तब क्या होगा, जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, उसको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आप नाम बताने से मतलब आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन को, पुलिस ऑफिसर को, जो भी अथॉरिटीज है उनको, तो आपको क्या किया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए उसने ट्रू नेम नहीं बनाया, बता दिया, जब उसको अरेस्ट कर रहे थे उसके बाद भी अगर वो बता देता है अपना रियल नेम एंड रेजिडेंस तो उसको रिलीज कर देंगे। ठीक है, लेकिन on his executing a bond with or without surety to appear before a magistrate। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए कि उसको रिलीज करेंगे बट अपॉन अ एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड। अब देख लीजिए 43 बात करता है अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। तो कोई भी प्राइवेट पर्सन क्या कर सकता है, एज पर सेक्शन 43, क्या था ये 41 हो गया, सेक्शन 42 हो गया, नेम एंड रेजिडेंस की बात कर रहा है, और सेक्शन नंबर 43 जो है वो अरेस्ट की बात कर रहा है, किसके द्वारा, बाय अ प्राइवेट पर्सन। ठीक है, कोई भी अगर प्राइवेट पर्सन है वो क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। किसको अरेस्ट किया जा सकता है, एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस। तब ठीक है, कोई भी नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये चीज याद रखिए, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कमिट किया जा रहा है देन अ प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट यू। ठीक है, या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है एंड विदाउट अननेसेसरी डिले वो क्या करेगा, उस पर्सन को प्रेजेंट करेगा कहाँ पे, टू अ
पुलिस ऑफिसर एंड इन एब्सेंस ऑफ सच पुलिस ऑफिसर वो क्या करेगा, उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद अगर रीजन टू बिलीव है कि वो जो है पर्सन क्या है सेक्शन 41 के अंदर आ रहा है, तो फिर पुलिस उसको क्या करेगी, री अरेस्ट करेगी। मतलब कि पहला अरेस्ट कौन किया, जो प्राइवेट पर्सन है खुद, उसके बाद जो सेकंड अरेस्ट है वो कौन कर रहा है, आपका पुलिस ऑफिसर खुद कर रहा है। तो ये री अरेस्ट वाला जो प्रोविजन है ना, वो भी पूछा जाता है कि जब प्राइवेट पर्सन करता है तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको री अरेस्ट करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर वो ही पर्सन उससे भी अगर नाम और रेजिडेंस पूछा जाता है और अगर वो नहीं बताता है तब, या फिर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जो भी नेम या रेजिडेंस बता रहा है वो सब फॉल्स है, उस सिचुएशन में भी क्या कर सकते हैं, उसको हम एज पर सेक्शन 42 डील कर सकते हैं। जो यहाँ पे था कि नाम और रेजिडेंस नहीं बताया, गलत बता रहा है, तो उसको अरेस्ट कर लो, और जब वो सही बताएगा तो उसको रिलीज कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 44 इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट बाई सेक्शन 44, अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। ठीक है, कोई भी मजिस्ट्रेट, देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा ये नहीं लिखा है, लेकिन when any offense is committed in the presence of magistrate whether executive और judicial, ठीक है, दोनों में से कोई भी मजिस्ट्रेट हो, जब उसके लोकल लिमिट्स में कोई भी पर्सन क्या करता है, कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, उस सिचुएशन में वो खुद उसको अरेस्ट कर सकता है या फिर किसी दूसरे पर्सन को ऑर्डर कर सकता है। मीन्स कि पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर कर दे, अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर कर दे कि हाँ इसको अरेस्ट कर लो। ठीक है, इसके बाद इसका जो सेकंड क्लॉज है वो इम्पोर्टेंट है। कोई भी जो मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव हो जुडिशियल हो, वो किसी भी टाइम किसी को भी अरेस्ट करता है या डायरेक्ट कर सकता है अपने प्रेजेंस में। ठीक है, खुद के प्रेजेंस में, अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में किसी भी पर्सन का जिसका अरेस्ट होना क्या है, जिसके लिए वो कम्पिटेंट है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अब आगे बढ़िए, सेक्शन 45, इसमें बस जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही था कि उसके प्रेजेंस में कोई भी कर रहा है तब, जिस जो भी मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट करेगा उसके प्रेजेंस में ऑफेंस का कमिट होना जरूरी है, तभी ऑर्डर किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। 45 जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 45। ठीक है, क्या याद रखना है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्हें क्या है, प्रोटेक्शन है कि उनको अरेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है, जब भी कोई भी ऑफिसर जो आर्म्ड फोर्सेस है वो क्या कर रहा है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, देन आप क्या करोगे, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अब आ जाइए इस पे, बाकी कुछ और पूछा जाने वाला नहीं है। सेक्शन नंबर 46, सेक्शन 46 बताता है कि अरेस्ट हाउ मेड। ठीक है, कैसे अरेस्ट होता है। सेक्शन 46, अरेस्ट हाउ मेड, कैसे किया जाता है अरेस्ट। किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट करना है तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको टच करेगा, कन्फाइन करेगा। इसके बाद अगर विमेन है, उसको अरेस्ट करना है तो आपको एक विमेन कांस्टेबल चाहिए। फिर
ठीक है। विमेन है, उसको अरेस्ट करना है तो आपको एक विमेन कांस्टेबल लेकर आना होगा। अगर वो फोर्सिबली क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है कि अरेस्ट ना किया जाए उसको, आप मतलब किसी को पकड़ना चाहते हैं और वो जाता है, उस सिचुएशन में क्या है, पुलिस ऑफिसर यूज कर सकता है ऑल मींस नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है वो डेथ कॉज नहीं कर सकता है अनलेस की जो ऑफेंस कमिट किया गया है इट इज पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब कि जो इनकाउंटर करते हैं वो हर सिचुएशन में नहीं कर सकते। ठीक है। अब आ जाइए दूसरी चीज, इसका जो लास्ट पैराग्राफ है 46 का, वो ये कहता है कि किसी भी वुमेन को आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इफ यू वांट टू अरेस्ट देन आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्या लेना चाहिए, किस जुडिशियल मजिस्ट्रेट का परमिशन चाहिए, तो इट इज जेएमएफसी। ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का आपको परमिशन चाहिए होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, उसको अरेस्ट कर सकते हो इन बिटवीन द सनसेट एंड सनराइज। अब आ जाइए, सर्च ऑफ अ प्लेस एंटर्ड बाय द पर्सन शॉट टू बी अरेस्टेड 47 में दे रखा है। उस प्लेस का कोई भी पर्सन अगर है जिसको वारंट इशू कर दिया गया है तो वो सर्च कर सकता है जहां पे भी उसको लगता है कि हाँ कोई अक्यूज पर्सन अवेलेबल है, गया है, एस्केप हुआ है, तब। ठीक है। परसूट ऑफ द ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन, मान लीजिए दूसरे जुरिस्डिक्शन में कोई भी भाग जाता है। ठीक है। आप छुपता है, जो भी एक्यूज है वो छुपता है, किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन में चला जाता है, तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट करने के लिए क्या करेगा, विदाउट एनी वारंट एनी पर्सन होम ही इज ऑथराइज टू अरेस्ट परसू कर सकता है, मतलब कि उसको परसूट कर सकता है, आपका उसका पीछा कर सकते हैं। 48 है। 49 देख लीजिए, अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं रखा जाएगा, जिसको भी अरेस्ट किया गया है shall not be subjected to more restraint than necessary to prevent his escape। ठीक है। मतलब कि वो भाग न जाए, इतने से ज्यादा आपको कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है। ठीक है? तो जो मूवीज में दिखाता है कि वो प्रॉपर गले में, हाथ में, सब जगह रस्सी बांध देते हैं, तो सब चीजें हर जगह जरूरी नहीं। पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है, सेक्शन नंबर 50 इंपॉर्टेंट है। देखिए 46, 47, 48 ये सब आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 49 सेक्शन नंबर ही पूछा जा रहा है और उसके आगे एक एक लाइन के सेक्शन है। ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 50। सेक्शन 50 ये बताता है कि जो पुलिस ऑफिसर होगा वो जिसको भी अरेस्ट किया है उस पर्सन को क्या इन्फॉर्म करेगा कि उसके पास, उसको किस ग्राउंड पे पहले तो अरेस्ट किया गया है। तो अगर किसी भी पर्सन को कोई अरेस्ट करने आता है तो उसको सबसे पहले क्या करना है, व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पूछना है, क्योंकि वो इंटाइटल्ड है जानने के लिए। दूसरी बात, उसके पास राइट टू बेल है, ये भी ये बताएगा। इसी सेक्शन में पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया और वो other than the person of non-bailable offense, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on his behalf। ठीक है। 50A, obligation of the person making the arrest to inform about the arrest and to a nominated person। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 50A में दे रखा है कि जो भी पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट किया जाता है, सॉरी, जो भी पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा किसको, उस अरेस्ट के बारे में, वेयर सच अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग हेल्ड टू एनी ऑफ हिज फ्रेंड या फिर रिलेटिव। पहले बता रहा था कि वो अपने रिलेटिव से मिल सकता है, अभी यहाँ पे क्या है इस 50A में, बस ये है कि वो खुद इन्फॉर्म करेगा उसके फ्रेंड या रिलेटिव्स को। ठीक है। और
जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसकी ये ड्यूटी होती है कि जब उसके बिफोर किसी भी अरेस्टेड पर्सन को लाया जाता है तो उसमें उसने क्या किया है, सेक्शन नंबर 50 का जो रूल्स है कि उसको बेल के ग्राउंड बताए, रिलेटिव्स के ग्राउंड्स बताया, सब कुछ बताया है, रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया गया है, ये सब फुलफिल किया गया है, इसको जो मजिस्ट्रेट है वो सेटिस्फाई करे। ठीक है। सेक्शन नंबर 51, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक है। पहले क्या था, 47 जिस प्लेस पे गया था उसका सर्च, और 51 पे क्या है, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसका सर्च किया जा सकता है। ठीक है। तो कौन करेगा, इट इज द पुलिस ऑफिसर। whenever कभी भी जब जो पर्सन अरेस्ट किया गया है बाय अ पुलिस ऑफिसर अंडर अ वारंट, क्या करेगा, डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टेकिंग ऑफ बेल और अंडर अ वारंट विथ प्रोवाइड्स फॉर टेकिंग अ बेल, बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश द बेल। वो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है वो क्या करता है, बेल फर्निश नहीं करता है। तब जब किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया गया है या फिर प्राइवेट पर्सन के द्वारा वारंट के साथ अरेस्ट किया गया है, एंड कैन नॉट लीगली बी एडमिटेड टू बेल और इज अनेबल टू फर्निश द बेल, तब जो ऑफिसर है जिसने अरेस्ट किया है वो क्या करेगा, इज मेड बाय द प्राइवेट पर्सन, द पुलिस ऑफिसर टू whom ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड मे सर्च सच पर्सन। जो पुलिस ऑफिसर है वो इस सेक्शन में क्या करेगा, उस पर्सन को सर्च कर सकता है एंड प्लेस इन द सेफ ऑल आर्टिकल्स। ठीक है। जो भी आर्टिकल्स पकड़े गए हैं उन सबको क्या किया जाएगा, सेफ कस्टडी में रख दिया जाएगा। ठीक है। अदर देन द वेयरिंग अप्रैल। ठीक है। जो भी मान लीजिए वो कपड़े पहन रखा है जो उसके वेयरिंग अप्रैल है, उसके अलावा। ठीक है। बाकी सबको सीज कर दिया जाएगा। और अगर फीमेल है उसको अरेस्ट करते हैं तो उसका जो सर्च होगा वो कौन करता है, एक फीमेल कांस्टेबल करेगी। ठीक है। यहाँ पे कांस्टेबल नहीं लिखा गया है, हर जगह ये लिखा गया है कि अनदर फीमेल विथ स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 52, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। कोई भी ऑफेंसिव वेपन जो है उसको सीज करने का पावर किसके पास है, तो कोई भी ऑफिसर या फिर जिस पर्सन ने अरेस्ट किया है उसके पास अथॉरिटी है कि वो सीज कर सकता है। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर 53 में दे रखा है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। 53 में क्या है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ। यहाँ पे क्या होगा, जब किसी भी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और वो किस में हो रहा है, आपका 53 में हो रहा है। 53A जो है ये एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। 53A आपका ये एक तरह से अमेंडमेंट से आया है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई रेप विक्टिम है तो वहां पे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा उसके द्वारा इसमें उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा, लेकिन वो कहाँ होना चाहिए, विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर के अंदर आपको क्या करना, जहां ऑफेंस कमिट हुआ है उसके अंदर ही आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है। चलो 53A हो गया। 2005 में ऐड किया गया था जो 53A है। सेक्शन 53 मेडिकल एग्जामिनेशन है। ठीक है। किसके रिक्वेस्ट पे, एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। और 53A जो है ये आपका कब आया, 2005 के अमेंडमेंट से आया है। ठीक है। और रेप के जो विक्टिम्स है, ठीक है, उसका नहीं, सॉरी, रेप का जो एक्यूज है उसका मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा क्या किया जाएगा, एग्जामिनेशन किया जाएगा।
इसमें एक क्लॉज है, सेकंड क्लॉज, जिसमें ये दे रखा है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगा वो क्या करेगा, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा, नेम एंड एड्रेस, एज ऑफ द एक्यूज, मार्क ऑफ इंजरी, इसके बाद डिस्क्रिप्शन, मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन, जो भी उसका डीएनए प्रोफाइल चेक करने के लिए जो भी चीज़ें उससे लिया गया है, अदर मटेरियल जो भी उसको रिजनेबल लगता है वो सब लेगा। और रिपोर्ट जो है वो क्या होगा, सेल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन फॉर विच इट कंक्लूज। ठीक है, इसके बाद एग्जैक्ट टाइम और कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब रिपोर्ट में नोट किया जाएगा कि किस टाइम पे आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट किया गया था और कब इसको पूरा किया गया है। ठीक है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो इस रिपोर्ट को देगा किसको, तो दिस रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देगा, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसको देगा, एक मजिस्ट्रेट को जाके सबमिट करेगा इन द सेक्शन 173। ठीक है, अब आ जाइए 54, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। कोई भी पर्सन जब अरेस्ट किया जाता है तो उसका एग्जामिनेशन करना है कैसे, बाय द मेडिकल ऑफिसर इन सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पहले वाले में क्या था, 53 में कोई भी हो सकता था, यहाँ पे ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स होने चाहिए। 54A, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए। बाकी 55, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, वो डिप्यूट कर सकता है किसी भी अदर पुलिस ऑफिसर को। इसमें हाँ, ठीक है। 55A, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। जिसने भी अरेस्ट किया है उसकी ड्यूटी है कि जिस भी पर्सन की कस्टडी उसके पास है उसका रिजनेबल केयर किया जाना चाहिए, हेल्थ और सेफ्टी मेंटेन होनी चाहिए, किसकी, एक्यूज की। 54, 55A है ना, कब का है ये, 2009 में इंसर्ट किया गया था, और आपका जो 54A है वो 2013 का है। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। ठीक है, 56 जो है वो कहता है कि आप उसको क्या करोगे, जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है उसको आप ले जाएंगे किसके पास, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जिसके अभी जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, विदाउट अननेसेसरी डिले। इसके बाद उसको 24 घंटे, 57 कहता है कि आप कोई भी पुलिस ऑफिसर 24 घंटे से ज़्यादा किसी को भी कस्टडी में नहीं रखेगा किसी भी सर्कमस्टांसिस में। ठीक है, अनलेस कि उसके पास कोई स्पेशल ऑर्डर हो, किसका, किसी मजिस्ट्रेट का, तभी। ठीक है, 58 जो है वो बताता है पुलिस टू रिपोर्ट अप्रीहेंशन। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है वो रिपोर्ट करता है किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, इफ ही शो डायरेक्ट द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या तो डीएम को या एसडीएम को ये रिपोर्ट कर सकता है। अब आ जाइए 59, डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन अप्रीहेंडेड। पुलिस ऑफिसर के पास पावर है, नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर डिस्चार्ज कर सकता है एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड। ठीक है, मतलब कि पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करा करके या फिर स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको रिलीज कर सकता है। पावर ऑन एस्केप टू परसूट एंड रीटेक, ये पुलिस ऑफिसर के पास पावर होता है कि वो क्या करेगा, क्या है, एनी इंफॉर्मेशन टू एनी वन, एग्जाम होगा या नहीं, एग्जाम होगा भाई। देखिए लास्ट टाइम भी आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आया था। ठीक है, तभी पता चला, और अब तक झारखंड का कोई भी नोटिस नहीं आया है, तो एग्ज़ाम तो अभी आप ये मान के चलिए कि पेपर होगा, क्योंकि सेकेंड टाइम उसने डेट दिया है। और ये अप्रोक्सीमेटली अगर पेपर हो गया तो प्रिपेयर होना चाहिए, बाकी तो पेपर होना ही चाहिए क्योंकि अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है, और मोस्ट प्रोबेबली 5 दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा कि पेपर होगा या नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है 60A जो है, अरेस्ट आपको जो करना है, किसी भी पर्सन का अगर अरेस्ट किया जाएगा तो वो सब कैसे होता है, इस कोड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो ये हो गया 66A। अब आ जाते हैं आगे, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है वो बात करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। ठीक है, किससे है ये, 61 से लेकर के कहाँ तक होगा, 90 तक का चैप्टर है ये, 61 टिल 90। किसका है ये, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। ठीक है, किसी भी एक्यूज पर्सन का या फिर विटनेसेस का कैसे हम अपीयरेंस कंपेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपीयरेंस कंपेल कर सकते हैं, जो फर्स्ट इसमें दे रखा है वो है आपका सम्मन। ठीक है, सम्मन भेजा जाएगा, ए किसकी बात कर रहा है, सम्मन की। ठीक है, अब ये जो सम्मन सर्व होने वाला है, ये सम्मन आपका 61 से 69 तक है, 61 टिल 69। ठीक है, 61 बात करता है कि समन हाउ सर्व्ड, सॉरी फॉर्म ऑफ द समन क्या होता है। तो आपका जो समन होगा, शैल बी इन राइटिंग, डुप्लीकेट एंड साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर जिसको हाई कोर्ट ने डेजिग्नेट किया हो। ठीक है, आगे आ जाइए, समन हाउ सर्व्ड 62 क्या कहता है, ये हो गया फॉर्म। 62 आपका है हाउ सर्व्ड। समन हाउ सर्व्ड कैसे किया जाएगा, तो समन जो है वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाए उसके अकॉर्डिंग आपका समन सर्व किया जाएगा। हो सकता है कि इसमें बाई एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट, किसी दूसरे पब्लिक सर्वेंट के द्वारा भी किया जा सकता है। अब जाइए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जिसके नाम से समन है, ये कोशिश करना है कि आप उसको पर्सनली समन क्या करो, सर्व करो। ठीक है, पर्सनली का मतलब ये है कि आप उसके हाथ में खुद दीजिए और उसका साइन लेकर आइए। ठीक है, एवरी पर्सन ऑन whom a summon is so served shall, if so required by the serving officer, sign a receipt thereof on the back of other document। ठीक है, ये चीज तो हो गई। इसमें सेक्शन नंबर पूछा जाएगा जहां तक झारखंड की बात है, और दूसरी चीज ये है कि जो डुप्लीकेट है वो जिसको सर्व किया गया है उसका साइन उस पर लिया जाएगा डुप्लीकेट कॉपी पे। सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज, मान लीजिए कोई भी कॉर्पोरेट बॉडीज है यहाँ पे, या फिर कोई भी सोसाइटी है, तो समन कैसे सर्व किया जाता है, किसको भेजेंगे, तो उसके डायरेक्टर को। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर होगा उसका, उसे हम समन सर्व कर देंगे। ठीक है, आगे आ जाइए, सर्विस व्हेन पर्सन, जिसको भी समन भेजा गया है अगर वो नहीं मिलता है तो क्या किया जाएगा, किसी भी, यही चीज जो है वो बीएनएस में चेंज की गई है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है कि someone may be served by leaving one of the duplicate for him with adult male member of the family residing within him। ठीक है, जिस जगह पे वो रहता है उस जगह पे जो भी एडल्ट मेल मेंबर है वहाँ का, उसको सर्व कर देंगे, जो अभी नहीं है। ठीक है, उसके फैमिली मेंबर्स को कर सकते हैं।
अब आ जाइए 65 बात करता है प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड। जो ऊपर के ये सेक्शंस दे रखे हैं अगर वो नहीं इफेक्ट हो पाए तो आपको क्या करना है कि वहां पे अफिक्स कर दीजिए। ठीक है, ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, एक डुप्लीकेट कॉपी को अफिक्स कर देगा वहां के किसी भी उस पे कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे। ठीक है, जो भी घर है उसके दरवाजे पे या फिर उसका जो भी फसाड है उस जगह पे कहीं भी जहां दिख सके कि हाँ ये सम्मन है जो आया है। ठीक है, 66 कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको सर्विस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेड ऑफिस। ठीक है, हेड ऑफ द ऑफिस इन विच द पर्सन इज एम्प्लॉयड, वहां पे आपको समन सर्व करना होगा। अब आ जाइए सर्विस ऑफ समन आउटसाइड द लोकल लिमिट्स, अगर आउटसाइड द लोकल लिमिट्स है जहां पे सर्विस करना था आपका दूसरे किसी दूसरे स्टेट में है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, उस सिचुएशन में जो समन होगा उसकी डुप्लीकेट कॉपी किसको भेजी जाएगी, उस मजिस्ट्रेट को जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में दैट पर्सन इज रिसाइडिंग। ठीक है, 68 कहता है प्रूफ ऑफ द सर्विस इन सच केसेस एंड वेर सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट, तो क्या होगा, क्या करना है, प्रूफ क्या होता है, कोई भी सम्मन अगर इशू किया गया है कोर्ट के द्वारा और लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर है तो वहां से जो साइन वापस आती है वही आपकी प्रूफ होती है। ठीक है, तो ये हो गया सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट, जो भी विटनेसेस पाए नहीं जाते हैं उन सबको क्या किया जा सकता है, बाई पोस्ट हम समन सर्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 69 हो गया लास्ट। अब देखिए सम्मन के अलावा और क्या तरीका होता है किसी भी पर्सन को बुलाने का, सेकंड ग्राउंड जो है इसमें बी, ये आपका है वारंट। ठीक है, समन से नहीं आया अगर तो वारंट इशू हो सकता है उसके अगेंस्ट। वारंट जो है वो कैसे इशू किया जाएगा, तो इट इज द कोर्ट, वो खुद क्या करेगी, इन राइटिंग साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक वारंट इशू कर सकती है, और जो आपका वारंट होगा सेल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, जिस भी कोर्ट से वारंट इशू हुआ है उस कोर्ट का उसके पास क्या होगा, उस वारंट पे सील होगा। ठीक है, जो भी वारंट है वो तब तक इन्फोर्समेंट में रहेगा जब तक कि उसको या तो कैंसिल ना कर दिया जाए, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूट ना हो जाए। दो सिचुएशन है, या तो खुद कैंसिल हो जाए वो वारंट या फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, तो माना जाएगा कि क्या हो गया है, सम्मन जो है वो सर्व्ड हो गया, सॉरी वारंट जो है वो कंटिन्यूएंस में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे सेक्शन 70 में दिया गया है ये कि कब इसको किया जाएगा, तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि किस सेक्शन में है, और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि वारंट जो है वो तब तक कब तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, कोई भी कोर्ट जो वारंट इशू कर रही है वो क्या कर सकती है, मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट कर सकती है by endorsement on the warrant that if such person execute a bond with sufficient sureties for his attendance before the court at a specified time thereupon until क्या हो जाए, until otherwise directed by the court,
द ऑफिसर टू होम द वारंट इज डायरेक्टेड shall take such security and shall release such person from the custody। ठीक है, अगर कोई सिक्योरिटी या बॉन्ड उसको देना है। इंडोर्समेंट जो है वो क्या होगा, सेल स्टेट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बताएगा, अमाउंट बताएगा इन विच दे एंड पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इशूड। ठीक है, अब देख लो टाइम भी बताएगा एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट। आगे देख लीजिए सेक्शन नंबर 72। सेक्शन 72 जो है वो बात करता है किसका, वारंट टू होम डायरेक्टेड। किसको वारंट डायरेक्ट हो सकता है, तो वारंट जो है वो डायरेक्ट किया जा सकता है किसको, टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स। लेकिन अगर ऐसा लगता है कोर्ट को कि बहुत जरूरी है और कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं अवेलेबल है, तो किसी नॉर्मल पर्सन को भी वारंट इशू किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से क्लास में इंटरप्शन हो रहा है, दिक्कत है। बाकी अगर दिक्कत हो रही हो क्लास लेने में तो आप सभी मुझे बता सकते हैं, लेकिन मुझे जाना है, इस वजह से मैंने सोचा कि ये क्लास पूरी की जाए। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो वारंट पता चल गया, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। कौन कर सकता है, इट इज द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मे डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन फॉर अरेस्ट ऑफ एस्केप्ड कन्विक्ट। ठीक है, और जो पर्सन है उसने अगर एक्नॉलेजमेंट कर लिया इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट इट इफ द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इट वाज इशूड। हाँ, ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे यही है कि वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब आ जाइए वारंट डायरेक्टेड टू द पुलिस ऑफिसर। जो भी पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट हुआ है वो एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है जिसके नाम हुज नेम इज इंडोर्स अपॉन द वारंट बाय द ऑफिसर। ठीक है, हो गया। अब नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, जो पुलिस ऑफिसर होगा या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिंग पर्सन जो है जिसको वारंट दिया गया है वो नोटिफाई करेगा जो भी सब्सटेंस है किसको, जिसके लिए वारंट इशू किया गया है, जिसको अरेस्ट कर रहा है, जिसको अरेस्ट करने जा रहा है उसको जाके उसको शो करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे लिए ये वारंट है, ये इसके सब्सटेंसेज हैं, अब तुम्हें अरेस्ट करना है। ठीक है, तो वारंट उसको शो किया जाएगा बिफोर अरेस्ट। पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट, जो भी पर्सन अरेस्ट हो रहा है 76 में, सेक्शन नंबर 76 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि उसको क्या किया जाएगा, विदाउट डिले आप कहाँ लेके आएंगे, कोर्ट के बिफोर लाएंगे। और इसके बाद ये जो है सेल नॉट एक्सीड इन एनी केस, 24 आवर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो जर्नी का टाइम है वो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, जो ट्रेवल टाइम है वो हटा सकते हैं। 77 है कि वेयर वारंट में बी अरेस्टेड, तो कहाँ पे हो सकता है, इन एनी प्लेस ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी प्लेस पे वारंट एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन 78 में दे रखा है। 79 देखिए, किसी और को अगर वारंट कहीं दूसरे जगह पे आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन देना है तो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ को देना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ से एग्जीक्यूट होगा, फिर एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ जिस जगह पे केस चल रहा है उस जगह पे उसको भेजा जाएगा और उसके बाद से आगे वारंट को एग्जीक्यूट माना जाएगा और उसको कोर्ट के बिफोर प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। 79 बात करता है वारंट डायरेक्टेड टू द पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। यहाँ पे आउटसाइड जुरिस्डिक्शन है तो आप पुलिस ऑफिसर को भेज सकते हो। अब देख लीजिए प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड।
81 प्रोसीजर बाय द मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। अगर उसको ले आया जाएगा तो क्या होगा? इफ द पर्सन अरेस्टेड अपीयर, जो कोर्ट होगी जिसने क्या है इशू किया है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस और कमिश्नर ऑफ द पुलिस सेल, इफ द पर्सन अरेस्टेड अपीयर बिफोर टू बी द पर्सन इंटेंडेड बाय द कोर्ट विच इशूड अ वारंट, डायरेक्ट हिज रिमूवल। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? उसका रिमूवल डायरेक्ट किया जा सकता है, जो कोर्ट है। आगे देख लीजिए। अब जो जरूरी है सी क्लॉज। सी क्लॉज जो है वो ये है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। क्या हो गया? सम्मन कर सकते थे, वारंट कर सकते थे। वारंट कहाँ इशू हो सकता है, कौन इशू कर सकता है, किसको इशू किया जा सकता है, और इसके बाद आता है कि प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। तो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट का जो सीन है वो है आपका सेक्शन नंबर 82 से। ठीक है, कब करते हैं? अगर वो वारंट के बाद भी नहीं आया, नहीं मिला, तब उसके बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ था वो क्या है, अभी भी एब्सकंड है, भागा हुआ है, कंसील किया है खुद को, तो उस सिचुएशन में उसको उसके अगेंस्ट क्या किया जाएगा? कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 डेज। ठीक है, जिस दिन भी प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया गया है उसके 30 डेज के अंदर क्या करेगा? कोर्ट उससे कहेगा कि पब्लिश होने के 30 डेज के अंदर आप अपीयर होइए एट पर्टिकुलर प्लेस एंड पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, जो भी प्रोक्लेमेशन किया जाएगा उसको क्या करना है? पब्लिकली रीड। किसी भी जिस एरिया में वो रहता होगा, जिस गांव में रहता हो, जिस शहर में रहता हो, उस जगह पे पूरा पढ़ा जाएगा। और इसके बाद से जो भी उसका घर है या फिर मतलब जिस प्लेस पे वो रहता होगा उस जगह पे क्या किया जाएगा? अफिक्स कर दिया जाएगा जो प्रोक्लेमेशन है उसको। उसकी कॉपी जो है वो कोर्ट रूम के बाहर भी अफिक्स की जाएगी। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो प्रोक्लेमेशन को पब्लिश किया जाएगा किसमें? जो भी वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर है उसमें। ठीक है, जहाँ पे वो पर्सन रहता है। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 83। अब वो प्रोक्लेमेशन के बाद भी नहीं आता है, तब जो कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू की है अंडर सेक्शन 82, वो मे फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एट एनी टाइम आफ्टर द इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन क्या करेगी? ऑर्डर कर सकती है अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अटैचमेंट किसका इशू हो सकता है? मूवेबल या फिर इमूवेबल, किसी भी प्रॉपर्टी का आफ्टर प्रोक्लेमेशन। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड हो? जो भी प्रोक्लेम्ड पर्सन है उससे रिलेटेड है, तो उसको ऑर्डर कर दिया जाएगा कि आप इसको अटैच कर लो। और दूसरी चीज क्या है? जब प्रोक्लेमेशन इशू होगा उसी टाइम पे अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो पर्सन है वो क्या करने वाला है, इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, लोकल जुरिस्डिक्शन से हटाना चाहता है वो उस कोर्ट से, उस सिचुएशन में प्रोक्लेमेशन के साथ ही अटैचमेंट इशू हो सकता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली। आगे बढ़ लेते हैं। 83 हो गया। 84 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट। क्या होगा? इफ एनी क्लेम इज प्रेफर्ड टू और ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट, तो वहां पे आपको विद इन 6 मंथ, मान लीजिए कोई भी प्रोक्लेमेशन इशू हो गया या फिर अटैचमेंट इशू हो गया, तो आपको क्या करना है? विद इन 6 मंथ ऑब्जेक्शन रेज करना होगा। ठीक है, बाई एनी पर्सन अदर देन, मान लीजिए कि प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है, आपका कोई इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, एक्सेप्ट एक्यूज। एक्यूज का तो है ही है, आपका भी कोई इंटरेस्ट है और प्रोक्लेमेशन इशू हो गया है, तो आपको विद इन 6 मंथ क्या करना पड़ेगा? वहां पे क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है उस प्रॉपर्टी में और क्यों आप क्लेम करना चाहते हैं। ठीक है,
जो भी पर्सन क्लेम या ऑब्जेक्शन रेज किया है इस सेक्शन में, वो क्या होगा, हैज बिन डिसअलाउड इन होल और एनी पार्ट बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 में विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर के अंदर क्या कर सकता है, उस ऑर्डर के बाद कोई भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है टू एस्टैब्लिश द राइट विच ही क्लेम। ठीक है, अगर उसको मान लीजिए मना हो जाता है तो वो 1 ईयर के अंदर आ सकता है। ये टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है कि आप 6 महीने के अंदर क्लेम करिए और 1 ईयर के अंदर आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 85, रिलीज सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, जो भी प्रोक्लेम्ड पर्सन है वो क्या होता है, अगर अपीयर होता है स्पेसिफाइड टाइम पे, ठीक है, जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हुआ, तो क्या करेगा, कोर्ट वहां पे उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर सकती है अटैचमेंट से। ठीक है, और अगर वो अपीयर नहीं हुआ तो जो भी प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसको सोल्ड नहीं किया जाएगा कि 6 महीने तक उसको बेचेंगे नहीं। ठीक है, डिस्पोज ऑफ तो होगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन वहां पे उसको सेल नहीं करना है फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट अंटिल एनी क्लेम प्रिफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड अंडर 84। ठीक है, 6 मंथ का जो ऑब्जेक्शन पीरियड है उस टाइम पीरियड तक आप उसको सेल नहीं करेंगे। के बाद तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर 2 साल के अंदर जिस पर्सन का जो ऑब्जेक्शन पीरियड है, जो जिस पर्सन की प्रॉपर्टी अटैच हुई है, वो खुद ही आता है और कहता है कि उसको नहीं पता था कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच्ड हो गई है और वो सफिशिएंट कॉस्ट शो करता है, तो वो उसको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी उससे ली गई थी वो उसको डिलीवर हो जाएगी। सेक्शन नंबर 86 जो है अपील की बात करता है, फ्रॉम द ऑर्डर रिजेक्टिंग अप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है, जो भी पर्सन एक्यूज्ड है जिसको प्रॉपर्टी डिलीवर करने से रिफ्यूज किया गया है, वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है टू द अपीलेट कोर्ट। ठीक है, जो भी जिस भी कोर्ट में, मतलब लोअर कोर्ट में केस चल रहा है तो आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं, तो फर्स्ट मेंशन कोर्ट जो है उस जगह पे आप अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस 87 से लेकर के ये जो आगे का प्रोविजन है, पावर टू टेक बॉन्ड एंड अपीयरेंस 89, ये सब दे रखा है। इसमें जो सेक्शन नंबर 90 है, ठीक है, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली अप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। ठीक है, बस। चैप्टर नंबर 7 जो है वो बात करता है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है क्या है, चैप्टर नंबर 7, प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अभी तक हमने क्या किया कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर बुलाना था तो हम उसको बुला रहे थे और उसके बाद से उसके लिए सम्मन इशू कर लिया, वारंट इशू कर लिया, लेकिन अब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, समन इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, कोई भी कोर्ट या फिर कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन क्या कर सकता है, अगर उसको लगता है कि डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, डिजायरेबल है फॉर द पर्पज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, तो वो उसको ऑर्डर कर सकता है अंडर दिस कोड फॉर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सच कोर्ट में इशू या फिर वो पुलिस ऑफिसर खुद क्या कर सकता है, समन इशू कर सकता है जिसके पास भी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एंड दैट समन मस्ट बी इन राइटिंग।
ठीक है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, जो इसका सब क्लॉज 3 है, नथिंग, सॉरी एक सेकेंड, इस सेक्शन में जो है वो किसी भी उस प्रोविजन को अफेक्ट नहीं करेगा, जैसे 123 एंड 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे टू अप्लाई टू अ लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम, ये सब चीज़ें इस सेक्शन में अप्लाई नहीं होंगी। बस सेक्शन नंबर 92, प्रोसीजर एज टू लेटर एंड टेलीग्राम, ठीक है। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है, डॉक्यूमेंट है, पार्सल है या फिर थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, अगर कोई पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी है उसको सम्मन करना है तो इन द ओपिनियन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सीजीएम, ठीक है, और कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट क्या कर सकता है, कर सकता है, यहाँ पे समन कर सकता है अंडर सेक्शन 92। कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीजीएम, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। किसको? पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी को खुद। अब देख लीजिए सर्च वारंट 93 कहता है कि सर्च वारंट, अब इतना हो गया, प्रोक्लेमेशन हो गया, अटैचमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन, अब सर्च वारंट भी इशू हो सकता है। आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 94, सर्च ऑफ अ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर कोई जगह है, ठीक है। 94 है सर्च ऑफ अ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, उस प्लेस के लिए भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर जेएमएफसी क्या कर सकता है, इशू कर सकता है, अपॉन इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर द इंक्वायरी एज ए थिंग्स फिट नेसेसरी, और उसके पास रीजन टू बिलीव है कि जिस प्लेस का वारंट इशू, सर्च वारंट इशू करना है, इज यूज फॉर द डिपॉजिट एंड सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है, तब कर सकता है। और जो वारंट होगा वो एंटर करने के लिए, सर्च करने के लिए और जो भी प्रॉपर्टी वहां मिले उसका पोजीशन लेने के लिए इशू किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर होगा वो क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी एबव द कांस्टेबल, रैंक ऑफ द कांस्टेबल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं 95, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम, ठीक है, ये भी। 96, application to the high court to set aside declaration of forfeiture। 97 इंपॉर्टेंट है, सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, कोई भी पर्सन अगर रॉन्गफुली कन्फाइंड है और उसका सर्च इशू करना है तो यहाँ पे डीएम, एसडीएम या फिर जेएमएफसी कर सकता है, ठीक है। यही पूछता है कि कौन कर सकता है, तो इट इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड फीमेल, 98 इंपॉर्टेंट है एबडक्टेड फीमेल का। यहाँ पे क्या है, कोई भी फीमेल है जो एबडक्टेड है तो यहाँ उसको भी, लेकिन क्या है, या तो वो डिटेंशन ऑफ अ वुमेन हो या फिर फीमेल चाइल्ड है जो अंडर द एज ऑफ 18 ईयर है जिसका अनलॉफुल डिटेंशन हो चुका है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ सच वुमेन टू हर लिबर्टी और ऑफ सच फीमेल चाइल्ड टू हर हस्बैंड, पेरेंट्स, गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ द सच चाइल्ड, ठीक है। जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्चेस, ये 99 है। आगे पढ़ते हैं अब हम लोग इसमें
मिसलिनियस इसका दे रखा है, पावर टू मेक पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी 102। 103 जो है वो मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च ऑफ हिज प्रेजेंस। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट है ना वो है आपका चैप्टर नंबर 7A पीस के लिए। सॉरी, चैप्टर नंबर 7A जो है ये भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है आज तक, सिर्फ 7A चैप्टर नंबर याद रखिए। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं ये पूछा जाएगा। यहाँ पे कितने ग्राउंड्स हैं ये पूछा जाता है। तो 105G जो है ये देखिए पूरा दे रखा है L तक। ठीक है, A से लेकर L तक है। और ये जो चैप्टर है ये आपका किस अमेंडमेंट से आया था ये भी देख लीजिए। ठीक है, किस अमेंडमेंट से आया था? 1993 में इसको ऐड किया गया था, नया चैप्टर। बाकी इसमें कुछ पूछता नहीं है। 105G देख लीजिए, नोटिस ऑफ द फॉर द फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब सीधे आ जाइए 106 जो है आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो है वो बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई भी ऑफेंडर है जब उसको रिलीज करेंगे तो उससे सिक्योरिटी लेंगे किसके रिगार्डिंग? फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। एक सेकेंड, ठीक है। सेक्शन नंबर 97 के आगे लिख लीजिएगा ये हैबियस कार्पस का जो रूल है वो अप्लाई नहीं हो। अब देख लेते हैं हैबियस कार्पस यहाँ पे यूज किया जाता है। अब देखते हैं क्या था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। 7A 8 देख लीजिए। 106 से इम्पोर्टेंट है। 106 से लेकर के कहाँ तक दे रखा है ये आपका 124 तक है। ठीक है, इसका एक केस पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मधु लिमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चैप्टर नंबर ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर 8 है ये। मधु लिमे यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे ये मधुलिमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है इस पूरे चैप्टर को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है। और इससे पूछा जाता है, ये बस केस ही पूछा जाता है कि इस किस चैप्टर से रिलेटेड है। दिस चैप्टर इज रिगार्डिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस। सिक्योरिटी फॉर पीस। ठीक है, ये जो है 106 से लेकर के 124 तक है। अब सेक्शन नंबर 106 किसकी बात करता है? पीस ऑन कन्विक्शन। ठीक है, सिक्योरिटी किसके लिए लेना है? फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। इतना इसमें दिक्कत नहीं है। 106 106 है। सिक्योरिटी किसके लिए ले रहे हैं? फॉर कीपिंग ऑन कन्विक्शन। याद क्या रखना है? हेडिंग नंबर याद रखिए। 106 में दे रखा है कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन की बात कर रहा है। कौन कर सकता है? इट इज द कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन और JMFC दोनों ही कितने साल के लिए ले सकते हैं? तो 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी लिया जा सकता है। कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास convict a person of any of the offenses specified in subclause 2, जो भी इसमें ऑफेंस दे रखा है उसके लिए अगर कर लिया है
or abating of any such offences, his opinion that it is necessary to take security from such person for keeping peace, the court may at the टाइम पासिंग ऑफ द सेंटेंस, जब वो सेंटेंस पास करेगा उससे क्या करेगा, सिक्योरिटी डिमांड करेगा। ठीक है, कहेगा कि ऑर्डर दैट कोर्ट मस्ट ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटीज। ठीक है, 107 जो है वो बात करता है किसकी, प्लस 106 में एक और चीज जो पूछी जाती है कि ये ऑर्डर्स क्या हैं, अपीलेट कोर्ट या फिर जब भी आपका जो कन्विक्शन है सेट असाइड कर दिया जाता है तो आपका जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, यही बस ध्यान रखना है कि जब आपका कन्विक्शन खत्म हो गया तो बॉन्ड की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अपील में गए, कन्विक्शन सेट असाइड हो गया, दिस मीन्स यू डोंट नीड टू, मतलब दैट बिकम वॉइड। बस यही टर्म पूछता है कि जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं 107, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। 107 है इन, ये कन्विक्शन नहीं है, अदर केसेस में कौन आ सकता है, यहाँ पे 107 में अदर केसेस है और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेगा और सिक्योरिटी किसके लिए लेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के लिए सिक्योरिटी देनी है। ठीक है, 108, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर के लिए लेना है फ्रॉम द पर्सन डिसिमिनेटिंग सेडिशियस मैटर। ठीक है, 107 8 गुड बिहेवियर के लिए लेना है यहाँ से तो, और पर्सन क्या है, सेडिशियस मैटर में इन्वॉल्व है। देन यहाँ पे कौन ऑथराइज है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही है और वो कितने साल के लिए लेगा, 1 साल के लिए। ठीक है, तो जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो यहीं से आता है कि कौन सा पर्सन ऑथराइज है टू टेक द सिक्योरिटी। ठीक है, अब आ जाइए, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन 109, गुड बिहेवियर के लिए लेंगे लेकिन किससे, सस्पेक्टेड से पर्सन। तो जब सस्पेक्टेड पर्सन से सिक्योरिटी लेनी है तो इट इज द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और वो कितने साल के लिए लेगा, 1 साल के लिए। ठीक है, 110, हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर है अगर तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही लेगा लेकिन कितने साल के लिए, ये आपका यहाँ पे सिक्योरिटी लेने वाला है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर 3 ईयर। इसमें जो 3 ईयर का टाइम पीरियड है और यहाँ पे जो 3 ईयर का टाइम पीरियड है, इसमें डिफरेंस बस इतना है, यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन, सिर्फ 106 में कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ रहा है तो इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यही ध्यान रखिएगा कि जब भी कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो तो कितने टाइम के लिए सिक्योरिटी ले रहा है, 3 साल के लिए सिक्योरिटी ले रहा है, और जब हैबिचुअल ऑफेंडर से हम ले रहे हैं तो उससे भी 3 साल की सिक्योरिटी ले रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए 111। अब ये जो सिक्योरिटी है इसके लिए जो ऑर्डर पास होगा वो किस सेक्शन में हो रहा है, 111 में, ऑर्डर टू बी मेड। यहाँ पे क्या है, कोई भी मजिस्ट्रेट जो 107, 8, 9, 10, यहाँ पे क्या है 106 नहीं लिखा है। ठीक है, तो व्हेन अ मजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर 107 मतलब कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो, उसको अगर लगता है कि नेसेसरी है टू रिक्वायर अ पर्सन टू सो कॉज अंडर सच सेक्शन, ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग setting forth the substance of the information received, the amount of the bond to be executed। ठीक है, तो वो एक राइटिंग में ऑर्डर पास कर देगा, इतना हो जाएगा।
आगे देखते हैं। 112 बताता है प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन प्रेजेंट इन द कोर्ट। अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए वो खुद प्रेजेंट है वहां पे, तो उसके साथ क्या होगा? कोई पर्सन खुद ही प्रेजेंट है तो उसको उसके सामने ही क्या कर दिया जाएगा? ऑर्डर रीड ओवर कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके। समन ऑन वारंट इन केस ऑफ द पर्सन सो नॉट प्रेजेंट। 113 में क्या है? अगर वो पर्सन नहीं प्रेजेंट है तो हम उसको क्या करेंगे? समन इशू करके बता देंगे। इसके बाद 114, जब उसको समन और वारंट इशू करेंगे तो क्या भेजना पड़ेगा? ऑर्डर की कॉपी भेजनी होगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? 113 ये बताता है कि आप अगर प्रेजेंट नहीं है तो वारंट और समन इशू कर लीजिए। समन और वारंट जब इशू करेंगे तो उसके साथ ऑर्डर की कॉपी 114 में भेज देंगे। 115 बताता है पावर टू डिस्पेंस विथ पर्सनल अटेंडेंस। यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है अगर उसको लगता है कि सफिशिएंट कॉज है तो वो डिस्पेंस कर सकता है पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द पर्सन। जिसको भी बुलाया गया है उसका पर्सनल अटेंडेंस जो है वो डिस्पेंस किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 116, इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो भी 111, 12 ये सब चीज़ें जो हो रही हैं यहाँ पे, मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू इंक्वायर इनटू द ट्रूथ ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसमें कितनी सच्चाई है, यहाँ पे कौन इंक्वायर करेगा? इट इज़ द मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। 113 हो गया, 114 हो गया, 15, 16, 17। ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। अगर इंक्वायरी हो जाती है उसके बाद क्या होता है? प्रूव्ड हो जाता है कि यहाँ पे आपका सिक्योरिटी लेना जरूरी है गुड बिहेवियर के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? इंक्वायरी इज मेड, शुड एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विथ और विदाउट, मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? मजिस्ट्रेट खुद ऑर्डर पास कर लेगा। डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। उस पर्सन को डिस्चार्ज किया जा सकता है कब? इफ ऑन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 116 क्या होता है? इट इज नॉट प्रूव्ड दैट इट इज नेसेसरी फॉर कीपिंग पीस। ठीक है, जरूरी नहीं है सिक्योरिटी लेना तो उसको हम क्या कर सकते हैं? डिस्चार्ज कर सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, तो कहाँ से होगा? कमेंस ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच सेंटेंस। तो सिक्योरिटी जो है वो कब से शुरू होती है? जब आपका जो सेंटेंस पीरियड है वो खत्म होगा। ठीक है, in the other cases such period shall commence on the date of such order unless the magistrate for the sufficient reason। ठीक है, मान लीजिए ये भी हो सकता है कि मतलब मजिस्ट्रेट खुद ही क्या करे कि डेट फिक्स कर दे। कंटेंट ऑफ द बॉन्ड क्या होगा? ये आपका 120 में दे रखा है, सिर्फ यही पूछा जाता है कंटेंट ऑफ द बॉन्ड किस सेक्शन में है। पावर टू रिजेक्ट सिक्योरिटीज, तो यहाँ पे आपका जो मजिस्ट्रेट है वो ऑथराइज है टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज। ठीक है, खुद ही मजिस्ट्रेट कर सकता है इसको रिजेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ श्योरिटी। अगर हो जाता है तो आपको इम्प्रिजनमेंट ऑर्डर कर दिया जाएगा। अब देख लीजिए आगे। पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजन फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटीज। उसको अगर वो पे करता है तो उसको रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और सीजीएम है, बस बाकी कुछ इसमें आता नहीं है।
सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बॉन्ड, ये भी नहीं आने वाला है। अब आ जाइए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए जितना बताया इसमें से 117 तक इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद 120। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है 121 एक तरह से आता तो है लेकिन आगे पढ़ने में आता है, बाकी हर जगह नहीं आएगा। बाकी आ जाइए सीधे सीधे 125 जो इम्पोर्टेंट है, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 जो है वन सॉरी हाँ चैप्टर नंबर 9 125 से 128 तक दे रखा है। 125 टिल 128, ठीक है। यहाँ पढ़ने वाली चीज़ है कि जो डीप थोड़ा पूछा जाता है। ये 125 मेंटेनेंस ऑफ किसका है, मेंटेनेंस की तो बात कर रहा है लेकिन किसके किसके मेंटेनेंस की बात कर रहा है, तो ये देख लीजिए, विमेन, चाइल्ड, या फिर कौन और आता है इसमें, विमेन आती है, चाइल्ड आता है, और इसके बाद कौन आते हैं, पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन सब के बारे में दे रखा है। ठीक है, यहाँ हम लोग एक 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।
सेक्शन नंबर 125, चैप्टर नंबर बहुत इम्पोर्टेंट से डील कर, चैप्टर से बहुत ऑल टाइम मेंस के। तो यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 125 है, ये बात करता है किसकी, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सीधे सीधे 125 में ये चीज़ हो गया है कि ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑर्डर जो है वो करना है किसके लिए, विमेन, चाइल्ड्स और पेरेंट्स के लिए। लेकिन ये जो मेंटेनेंस ऑर्डर होने वाला है यहाँ पे, अगर कोई पर्सन है जिसके पास क्या है, सफिशिएंट मीन्स है, स्टिल ही नेग्लेक्टिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि केस फाइल करना होगा। अगर इसके बावजूद, सफिशिएंट मीन्स होने के बावजूद वो अपने वाइफ को क्या करता है, मेंटेन नहीं कर रहा है, अनेबल टू मेंटेन है हरसेल्फ, उसकी वाइफ जो है उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, रिफ्यूज टू मेंटेन हिज वाइफ हु इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड। देखिए यहाँ पे मेजर चाइल्ड नहीं है, मतलब कि व्हेन वी बिकम अ मेजर वी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, ठीक है। इसके बाद लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड जिसमें मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए, नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, हु हैज अटेंड द मेजॉरिटी। अगर कोई भी मैरिड डॉटर है और उसने मेजॉरिटी गेन कर ली, तो फिर उसका जो राइट है वो मेंटेनेंस का खत्म नहीं होता है, ठीक है। और या फिर कोई चाइल्ड है वो मेजर हो चुका है लेकिन ही इज एबनॉर्मल, ठीक है, वो एबनॉर्मल है फिजिकली या फिर मेंटली, तब भी क्या हो सकता है, उसका मेंटेनेंस ऑर्डर किया जा सकता है। इज फादर एंड मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है कि किसको किसको दे दिया, पहले वाइफ्स को दिया, फिर चिल्ड्रंस, ठीक है, फिर आ जाते हैं डॉटर। डॉटर है या फिर जो भी मतलब चाइल्ड है जो फिजिकली या फिर मेंटली क्या है, अनस्टेबल है मेजर होने के बाद भी। इसके बाद से आ जाता है पेरेंट्स, फादर एंड मदर, ठीक है। तो फादर और मदर इन सबको क्या मिल रहा है, मेंटेनेंस ऑर्डर होगा। अगर ये जो हस्बैंड है, ठीक है, ये या फिर एक ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, इसके पास सफिशिएंट मीन्स है, ठीक है, सफिशिएंट मीन्स है, स्टिल वो रिफ्यूज कर रहा है मेंटेन करने को, देन अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में क्या कर सकता है, अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल, ये प्रूफ हो जाए कि वो रिफ्यूज या फिर नेग्लेक्ट कर रहा है, ऑर्डर पास कर सकता है मंथली अलाउंस का फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ, चाइल्ड, फादर और मदर एट सच मंथली रेट एज द मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, ठीक है, जो भी उसको सही लगता है या फिर क्लेम किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग। सेकंड इसका जो प्रोवाइजो है उसमें क्या कहा गया है, प्रोवाइजो में भी ये चीज है कि वहां पे सीधे सीधे ये बात कही गई है कि वो जो चाइल्ड है, अगर गर्ल चाइल्ड है और वो मेजॉरिटी गेन कर चुकी है, स्टिल उसको मैरिड नहीं है तो उसको भी मेंटेनेंस ऑर्डर मिल सकता है, इफ द मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड दैट द हस्बैंड ऑफ द माइनर फीमेल चाइल्ड इफ मैरिड इज नॉट पोजेस्ड ऑफ सफिशिएंट मीन्स, ठीक है, तब भी। अब देख लीजिए, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ मंथली अलाउंस, जो भी ये जो प्रोसीडिंग्स हैं मंथली अलाउंस ऑर्डर करने की, जब तक वो पेंडेंसी है उसकी चल रहा है तब तक, ऑर्डर सच पर्सन टू मेक मंथली अलाउंस फॉर द इंट्रीम मेंटेनेंस, इसका जो सेकंड प्रोवाइजो है वहां पे क्या कर सकता है, इंट्रीम मेंटेनेंस ऑर्डर किया जा सकता है जब तक कि आपकी जो प्रोसीडिंग्स है वो कंटिन्यू है, ठीक है। अब जाइए, इसके बाद आते हैं इसका जो सेकेंड क्लॉज है, ठीक है, इंट्रीम मेंटेनेंस एंड जो भी एक्सपेंसेस हैं प्रोसीडिंग्स की वो कौन पे करेगा, पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, ठीक है।
और अगर ऑर्डर में ये लिख दिया गया है कि फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लीकेशन होगा तो उसको वहां से क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर वहां से पे करना पड़ेगा। अगर कोई भी पर्सन जिसको ऑर्डर किया गया है और वो विदाउट सफिशिएंट कॉज जो ऑर्डर है उसे कंप्लाई नहीं कर सकता है, फेल कर जाता है, तब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, हर ब्रीच के लिए वारंट इशू कर सकता है फॉर लेविंग द अमाउंट ऑफ ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय लिविंग फाइन। ठीक है, जैसे हम लोग फाइन को लेवी करते हैं वैसे ही उसको ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे remaining unpaid after the execution of warrant to the imprisonment for a term which may extend to 1 month or until the payment if sooner made। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट देंगे, हो सकता है कि वो पहले ही पे कर दे तो उसका जो इम्प्रिजनमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। अब कोई भी वाइफ है वो इंटाइटल नहीं होगी, कब, कोई भी वाइफ अंडर सब क्लॉज 4 इंटाइटल नहीं होगी अलाउंस या फिर मेंटेनेंस के लिए या इंटरिम मेंटेनेंस के लिए या फिर एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग फ्रॉम द हस्बैंड इफ सी इज लिविंग इन एडल्ट्री, अगर वो एडल्ट्री में है तब। ठीक है, और इफ विदाउट रीजन सी रिफ्यूजेज टू लिव विथ हर हस्बैंड, वो बिना किसी रीजन के ही क्या करती है, अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर देती है, तब उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसके फेवर में ऑर्डर हुआ है, अगर प्रूफ हो जाता है कि सी इज लिविंग इन अ एडल्ट्री, तब क्या किया जाएगा, विदाउट सफिशिएंट या फिर उसने विदाउट सफिशिएंट रीजन वो क्या कर दिया है, अपने हस्बैंड के साथ रहना छोड़ दिया है तब, और म्यूचुअल कंसेंट से वो अलग रह रही है। फिफ्थ क्लॉज। अब देख लीजिए आगे 126। 26 में प्रोसीजर है, मतलब कि जो ये मैटर है, जो केस है, वो जुरिस्डिक्शन कहाँ होगा, केस फाइल कहाँ होगा, तो आपका जो केस है वो फाइल कहाँ होगा, जहाँ पे जो मेल पर्सन है, जो हस्बैंड है, वो क्या है, वेयर ही इज और वेयर ही और हिज वाइफ रिजाइड्स। ठीक है, वो रहता है या फिर वो या उसकी वाइफ रहती है, या फिर लास्ट जहाँ पे वो अपनी वाइफ के साथ रहा था उस जगह पे विथ अ मदर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, ये भी हो सकता है। तो यहाँ उस जगह पे क्या करेंगे, हम केसेस को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अल्टरेशन 127 में क्या है, अल्टरेशन किया जा सकता है, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस आ गए तो मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, 128 इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, जो कॉपी ऑफ द ऑर्डर है मेंटेनेंस या फिर इंटरिम मेंटेनेंस का, एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, वो किसको दिया जाएगा, शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट। ठीक है, बिना किसी पेमेंट के, टू द पर्सन इन हुज फेवर इट इज मेड और हिज गार्जियन इफ एनी। ठीक है, उसको दे दिया जाएगा। अब आ जाइए ये डिस्पर्सल ऑफ असेंबली, चैप्टर नंबर 10। 10 जो है वो बात करता है पब्लिक ऑर्डर की। ठीक है, देखिए अब इस क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, आगे इस क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। और कि तबीयत सही नहीं है इस वजह से बोलना मुश्किल है, क्लास को आगे कंटिन्यू। बाकी आज के लिए सॉरी, क्योंकि ये क्लास हो नहीं पा रही है पूरी। आई जस्ट होप कि आप सभी समझ पाएंगे क्लास में सीरीज़ के साथ। एक सीरीज़ में इसको रख लेते हैं, 2-2 क्लास होते जा रही है, तो इस तरह से 2 क्लास हो गई है, 2 क्लास और ले लिया जाएगा, पूरा हो जाएगा। कल के आज के लिए